आज शुरू करते हैं 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीटेट के लिए, साइकोलॉजी सब्जेक्ट के पेडागोजी के क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है, यदि एक शिक्षक का यह विचार है कि लड़कियों को भिन्न प्रकार की शिक्षा देने की आवश्यकता है, यानी कि लड़कियों को अलग शिक्षा देने का विचार कर रहा शिक्षक, जो बेहतर पत्नी और माँ बनने में उसकी मदद कर सके। और इसके पीछे वो क्या सोच रहा है कि इस तरह से अलग शिक्षा देने से वो पत्नी और माँ बनने में उसकी मदद करेगा बेहतर तरीके से। तो इस प्रकार का विचार क्या है? ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है, लिंग पूर्वाग्रह को बढ़ावा देता है और लड़कियों की क्षमताओं को सीमित करता है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, लड़कियों के प्रति सामाजिक अभिवृत्ति को चुनौती देता है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, यह प्रदर्शित करता है कि शिक्षक सामाजिक दृष्टिकोण को परिवर्तित नहीं कर सकते और ना ही करने की कोशिश करनी चाहिए। नंबर 4 देखते हैं, लड़कियों के लिए लाभकारी है और समाज द्वारा दी गई भूमिकाओं को बेहतर तरीके से निष्पादित करने में उनकी मदद करेगा। तो राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट है, यानी कि ये लिंग पूर्वाग्रह को बढ़ावा देता है और लड़कियों की क्षमताओं को सीमित करता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, भिन्न प्रकार की शिक्षा, यानी एक अलग तरीके की शिक्षा उनके लिए दी जा रही है, यानी उन्हें अलग समझा जा रहा है, लड़कियों को समान नहीं समझा जा रहा है। यहाँ पे समानता नहीं दी जा रही। तो क्या है, शिक्षक लिंग पूर्वाग्रह को बढ़ावा देता है और लड़कियों की क्षमताओं को सीमित करता है, ये विचार शिक्षक का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मूल्यांकन का केंद्र बिंदु यानी फोकस क्या होना चाहिए? मूल्यांकन का केंद्र बिंदु क्या होना चाहिए? नंबर 1 है बच्चों का वर्गीकरण करना। नंबर 2 बच्चों में प्रतियोगिता बढ़ाना। नंबर 3 अध्यापक का कार्य घटाना। नंबर 4 है अधिगम को आगे बढ़ाना। तो राइट आंसर है अधिगम को आगे बढ़ाना। हमारा मेन फोकस मूल्यांकन करते समय अध्यापक का, शिक्षक का मेन फोकस यही होना चाहिए कि अधिगम को कैसे आगे बढ़ाया जाए, और मूल्यांकन इसीलिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, हमें चाहिए कि विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को, ऑप्शन है विशेष व्यवस्था वाले इस नियमित ढांचे में शामिल करें। 2 है कोई शिक्षा नहीं दी जाए, ये तो हो नहीं सकता, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं तो उनको शिक्षा ही ना दें, ये तो गलत हो गया। केवल व्यावसायिक शिक्षा दी जाए, ये भी गलत हो गया, केवल व्यवसाय के बारे में उन्हें शिक्षा दी जा रही है, बाकी और भी सामाजिक है जिस परिवार फैमिली में उसके बारे में भी शिक्षा उसके लिए देनी है, और वैज्ञानिक शिक्षा भी है। तो ऐसे तो हो नहीं सकता कि व्यवसायिक शिक्षा से ही काम चल जाएगा, ये भी गलत है। नंबर 4 है अलग करके भिन्न विद्यालय में रखें, ये भी गलत है, क्योंकि इससे समावेशी शिक्षा है, जो समानता का अधिकार है शिक्षा का, वो इससे पूरा नहीं होता। तो बेहतर ऑप्शन क्या है, विशेष व्यवस्था वाले नियमित ढांचों में शामिल करें, यानी कि इस एक तरीके से समावेशी शिक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करें। अगला ऑप्शन देखते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, अपनी कक्षा में विविधता को संभालने के लिए शिक्षक को, विविधता यानी अलग अलग तरीके के बच्चे होते हैं कक्षा में, किसी की इंटेलिजेंसी ज़्यादा है, किसी का आईक्यू कम है, तो कोई किसी बैकग्राउंड फैमिली से, तो अलग अलग तरीके के बच्चे होते हैं। उनको संभालने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, देखते हैं। समान अनुदेशन देने और वैयक्तिक भिन्नताओं पर ध्यान न देने की आवश्यकता है, ये तो हो नहीं सकता, जब अलग विविधता है क्लास में और फिर उन पर ध्यान देने की आवश्यकता, यानी कि व्यक्ति भिन्नता पर ध्यान न देने की आवश्यकता और उन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अध्यापक अगर उन पर ध्यान नहीं देगा कक्षा में जो विविधता है, तो ये तो शिक्षक के लिए ठीक नहीं है, अधिगम के लिए भी ठीक नहीं है। अगला देखते हैं, शिक्षार्थियों के सामाजिक संदर्भ का सम्मान नहीं करना चाहिए, ये भी गलत हो गया, नहीं करना चाहिए आ गया इसमें, यानी कि जो सामाजिक संदर्भ है जो शिक्षार्थी का, उस पर उसका सम्मान नहीं करना चाहिए, ये भी गलत हो गया। बच्चों की शारीरिक छवि के आधार पर उन्हें जांचना चाहिए, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया, शारीरिक छवि देखकर बच्चे का
अगर हम जांचेंगे तो उसको बच्चे को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि अधिगम जो है वो इंटेलिजेंसी से जुड़ा हुआ, विकास से जुड़ा हुआ, ना कि शारीरिक छवि से। नंबर 4 देखते हैं, शिक्षार्थियों के सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशील होने की आवश्यकता है। ये राइट आंसर है, क्योंकि शिक्षार्थियों के सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशील होने की आवश्यकता है, यानी कि उनके साथ जुड़े रहने की, शिक्षार्थी के सामाजिक और सांस्कृतिक इन्वायरमेंट के साथ जुड़े रहने की आवश्यकता है। बाकी 3 ऑप्शन में क्या है, नहीं नहीं है के ऑप्शन है सारे, तो वो गलत हो गए। राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। अगला देखते हैं, अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे की पहचान आप कैसे करेंगे? यह देखकर कि वे दूसरे बच्चों से कितना लड़ते हैं। अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे की पहचान कैसे करेंगे? यह देखकर कि वे दूसरे बच्चों से कितना लड़ते हैं। ये तो बिल्कुल गलत हो गया, इससे तो बच्चे की निर्योग्यता की जांच नहीं की जा सकती। बुद्धि परीक्षण करके इससे भी बच्चे की निर्योग्यता की जांच नहीं की जा सकती। उनकी शारीरिक बनावट देखकर इससे तो बिल्कुल भी नहीं किया जा सकती। लास्ट ऑप्शन है उसकी लिखने की नोटबुक को देखकर, तो ये सबसे बेहतर ऑप्शन है, उसकी लिखने की नोटबुक को देखकर, क्योंकि बच्चा जो नोटबुक में लिखता है वो फ्री होल्ड होकर लिखता है सारी चीज़ें, और उससे बेहतर और साधन कोई दूसरा नहीं है बच्चे की निर्योग्यता को जांचने का। और बिल्कुल एज इट इज़ उसमें नोटबुक में गलतियाँ बिल्कुल सामने आ जाती हैं जो बच्चा रियलिटी में जो करता है, उसमें कोई अनुमान लगाने की आवश्यकता नहीं होती। तो सबसे जो तर्कपूर्ण ऑप्शन है वो है उसके लिखने की नोटबुक को देख करके हम बच्चे की अधिगम की निर्योग्यता की पहचान कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी सृजनशील बच्चे में निम्नलिखित विशेषता होती हैं। सृजनशील बच्चे में निम्नलिखित विशेषता होती हैं। सृजनशील का मतलब एक नॉर्मल बच्चे से अधिक आईक्यू वाला बच्चा, सृजनशील मतलब नॉर्मल बच्चे से अधिक आईक्यू वाला बच्चा। ऑप्शन है मौलिक विचार और अभिव्यक्ति, ये ठीक है, पहला ऑप्शन राइट है। बाकी 3 ऑप्शन भी देखते हैं, समस्या समाधान के प्रति दृढ़ उपागम अप्रोच, ये तो हो नहीं सकता। एक अगर सृजनशील बच्चा तो वो किसी भी चीज़ के प्रति दृढ़ नहीं हो सकता, फ्लेक्सिबल होता है वो, ठीक है, अपने आप को एडजस्ट करने वाला, वातावरण के अनुसार या फिर ज्ञान में अपने में वो लगातार संशोधन या फिर करता रहता है, तो वो दृढ़ उपागम वाला नहीं हो सकता। रट कर याद करने की योग्यता ये भी सृजनशील बच्चे में ही नहीं होती, वो समझ के याद करते हैं ना कि रट करके। दिए गए नियमों और मानकों के प्रति समरूपता, ये भी गलत है, क्योंकि जो सृजनशील बच्चा होगा वो नियमों और मानकों के प्रति समानुरूपता नहीं रखेगा, यानी सबको समान नहीं समझेगा, वो उनमें डिफरेंस और अंतर, छोटे छोटे अंतरों को समझेगा, ठीक है। तो राइट ऑप्शन फर्स्ट। अगला देखते हैं, सृजनात्मकता में शामिल है, सृजनात्मकता में शामिल है, ये भी सृजनात्मकता का ही क्वेश्चन है, पिछला भी वो ही था बच्चे, सृजनशील बच्चे का। ऑप्शन देखते हैं, अभिसारी चिंतन की योग्यता, ये नहीं होगा। दूसरों का अनुकरण नकल करने की योग्यता, ये भी सृजनात्मकता में शामिल नहीं है। सृजनात्मकता में शामिल है अपसारी चिंतन करने की योग्यता, यानी कि अपसारी यानी दूर दूर तक सोचना, है ना, ये हो गया अपसारी चिंतन करने की योग्यता, ये सृजनात्मकता में शामिल है, यानी सृजनात्मक शिक्षार्थी में अपसारी चिंतन की योग्यता पाई जाती है। चौथा ऑप्शन देखते हैं, लंबे अनुच्छेदों और अंकों को क्रमवार याद करने की योग्यता, ये भी नहीं होता, ये तो रटने को बढ़ावा देगा, याद करने की योग्यता लंबे लंबे क्वेश्चनों को, है ना, स्टेप बाय स्टेप रटना, वो तो रटने वाली बात होगी ना, अनुच्छेदों को याद करना यानी रटना। अपसारी चिंतन में क्या समझ होती है, समझ के चीज़ों को ज्ञान करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब विकास के किसी भी क्षेत्र विशेष में बच्चे की क्षमता कम है तो, जब विकास के किसी भी क्षेत्र विशेष में बच्चे की क्षमता कम, यानी कि विकास बच्चा हो रहा है, विकास के किसी एक क्षेत्र में जो है बच्चे की क्षमता कम है तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन देखते हैं, उसका बच्चे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये तो हो नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता, प्रभाव तो ज़रूर पड़ेगा जब उनकी क्षमता कम है तो विकास के एक क्षेत्र में। अगला देखते हैं, वह उसके सर्वांगीण विकास को प्रभावित नहीं करता, ये भी गलत हो गया, कहीं ना कहीं तो विकास को प्रभावित करेगा। तीसरा देखते हैं, इसका अर्थ विकास के किसी क्षेत्र में कोई विलम्ब नहीं है, ये भी गलत हो गया, यानी कि ये तो इसका अर्थ बिल्कुल भी नहीं है, जब वो क्वेश्चन में स्पष्ट दे रहा है कि विशेष बच्चे की क्षमता कम है,
किसी विशेष क्षेत्र में बच्चे की क्षमता कम है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, विलंब नहीं, विलंब है तभी तो वो कह रहा है कि विशेष क्षेत्र में बच्चे की क्षमता कम है, तो जाहिर सी बात है विलंब है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। लास्ट फाइनल ऑप्शन देखते हैं, विकास के सभी क्षेत्रों पर उसका प्रभाव पड़ता है। ये बिल्कुल राइट ऑप्शन है। यदि बच्चे की किसी विशेष क्षेत्र में क्षमता कम है तो उसका प्रभाव बच्चे के सभी विकास के क्षेत्रों पर पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, सीखना एक प्रक्रिया है क्योंकि सीखना मुख्य रूप से जैविक कारकों से नियंत्रित होता है। सीखना मुख्य रूप से जैविक कारणों से नियंत्रित होता, तो इसमें तो निरंतरता कहीं भी नहीं आई, यानी कि एक सक्रियता कहीं भी नहीं है इसमें, तो एक सक्रिय प्रक्रिया है क्योंकि सीखना मुख्य रूप से जैविक कारकों से नियंत्रित होता है, ये गलत हो गया। सीखना तब होता है जब शिक्षार्थी को कुछ जानकारी दी गई हो, ये भी गलत हो गया। कुछ जानकारियाँ दी गई हैं शिक्षार्थी को, तो इससे भी सीखना सक्रिय प्रक्रिया में नहीं आएगा। अगला देखते हैं, सीखना याद करने और किसी के व्यवहार में सक्रिय परिवर्तन की ओर संकेत करता। इसमें याद करने वाली बात हो जाएगी, यानी रटने वाली चीज़ आ गई, तो ये भी नहीं है। लास्ट और फाइनल ऑप्शन है, ज्ञान पर कार्य करते हुए शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण करता है। ये ठीक है, हम जब किसी भी चीज़ पे हम कार्य करते हैं तो उस कार्य में हमें महारत हासिल हो जाती है और हम उसके एक्सपर्ट हो जाते हैं। तो इसी तरह से जब ज्ञान पर विद्यार्थी लगातार कार्य करेगा तो शिक्षार्थी के ज्ञान का निर्माण होगा, ये बिल्कुल सही बात है। तो सीखना एक सक्रिय प्रक्रिया है क्योंकि जब विद्यार्थी ज्ञान पर कार्य करते हुए तो विद्यार्थी ज्ञान का निर्माण करते हैं। अब फाइनल एक और क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट 10वां आज के लिए। सीखने के लिए बच्चे की तैयारी के संदर्भ में एक शिक्षक के लिए यह महत्वपूर्ण है। सीखने के लिए बच्चे की तैयारी के संदर्भ में एक शिक्षक के लिए यह महत्वपूर्ण है, यानी कि एक शिक्षक बच्चे को जब भी सिखाने के लिए जाता है तो वो अपनी तैयारी पहले से अध्यापक करता है, तो उस तैयारी के संदर्भ में कौन सा महत्वपूर्ण है, ऑप्शन में देखना है। पहला क्वेश्चन है, बच्चे के पूर्व अधिगम पर ध्यान न देना। ये तो हो नहीं सकता, हम तैयारी कर रहे हैं बच्चे के, जो पहले से बच्चे ने सीख रखा है उसको हम ध्यान में नहीं रख रहे अपनी तैयारी, आगे की जो बच्चे को पढ़ाना उसकी तैयारी करते समय हमने पिछले का ध्यान रखना होगा, तो ये पहला गलत हो गया। दूसरा, अधिगम के प्रति बच्चे के अभिप्रेरण को मापना, ये बिल्कुल ठीक है, यानी अधिगम के प्रति जो बच्चे का अभिप्रेरण है, यानी बच्चा सीखने के प्रति कितना अभिप्रेरित है उसको मापना बच्चे को, और उसी हिसाब से हमें अपने बच्चे के आगे की तैयारी करना, बच्चे को क्या सिखाना उसके लिए आगे की तैयारी करना, बच्चे की अभिप्रेरणा को मापते हुए, ये सबसे बेहतर है, ये राइट ऑप्शन है। अगला ऑप्शन देखते हैं, बच्चों पर तैयारी का नियम लागू करना। ये तो हो नहीं सकता, ये तो एक तरीके से थोपना हो गया बच्चे पर अपनी तरफ से कोई चीज़, आप नियम लागू कर दिया ऐसे, इसी तरीके से आपको ये नियम से याद करना, रटने वाली बात हो गई। अगला फाइनल ऑप्शन देखते हैं, चौथा, बच्चे के सामान्य ज्ञान का निर्धारण करना। तो ये भी गलत होगा, यानी बच्चे के सामान्य ज्ञान का निर्धारण नहीं किया जा सकता। तो राइट ऑप्शन है 2, अधिगम के प्रति बच्चे के अभिप्रेरण को मापना। ठीक है, तो ये थे आज सीटेट के लिए 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। बाकी 10-10 करके और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाते रहेंगे सीटेट में, जो आपके हर टेट में तैयारी में महत्वपूर्ण होंगे।